ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। P वेव कब बनती है? P वेव बनती है जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS वेव बनता है जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एंड टी वेव बनती है जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, रीपोलराइजेशन। आगे हम ये चीजें देखने वाले हैं कि एस टी एलिवेशन, जो ये लाइन है वो या तो ऊपर है तो हम एस टी एलिवेशन, या नीचे है तो एस टी डिप्रेशन। तो इसका कंपैरिजन कैसे करना है? तो ये जो है पी के पहले की लाइन, पी आर इंटरवल जो ये लाइन है, एस टी लाइन एंड टी के बाद की लाइन, ये एक सीध में है, स्ट्रेट है। तो इसी का कंपैरिजन करके हम डिसाइड करते हैं कि एस टी एलिवेशन है, एस टी डिप्रेशन है या क्या है। एम्स जोधपुर ग्रेड 1 जो 2 साल पहले एग्जाम हुआ उसमें पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इन ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट व्हाट? तो आंसर है एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या? एट्रियल डीपोलराइजेशन के टाइम पे भी पी वेव बनती है। अब हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की। यहाँ पर एग्जामिनर ने एक तीर से 2 निशाने मार के पूछ लिया कि यदि पोटेशियम लेवल 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो ईसीजी में क्या बदलाव आएगा। तो ये नॉर्मल ईसीजी है और ये हाइपोकैलेमिया की ईसीजी है। हाइपोकैलेमिया का क्लासिकल साइन होता है सबसे इंपॉर्टेंट एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लाइन आनी चाहिए थी, यहाँ पे जो कि डिप्रेशन है। दूसरा साइन है टी वेव जो है वो कम होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। और तीसरी चीज है यू वेव प्रोमिनेंट, तो ये भी एक क्लासिकल साइन है। एसटी डिप्रेशन, यू वेव बड़ी है, तो ये हमारी क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया है। अब देखते हैं एक्चुअल ईसीजी में क्या कुछ कोऑर्डिनेशन बैठता है या नहीं बैठता है। तो यहाँ पे हम V2 और V3 पे प्रोबेबली ये जो एब्नॉर्मलिटीज है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो V2 में देखते हैं, V2 में ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे आनी चाहिए थी हमारी ST, तो जो कि ST डिप्रेशन हो गया और ये जो है वो U वेव प्रोमिनेंट होगी। ऑल क्लियर कि हाइपोकैलेमिया में ST डिप्रेशन के साथ प्रोमिनेंट U वेव मिल गई हमें। अब आते हैं अगला ईसीजी बदलाव, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या चेंजेस आएगा? सबसे पहला क्लासिकल साइन है टॉल टेंटेड पिक्ड टी वेव। अब ये टॉल टेंटेड पिक्ड टी वेव हो गया। दूसरा क्लासिकल साइन क्यूआरएस वाइड हो जाता है। और तीसरी चीज है पी और आर इंटरवल जो है, पी आर इंटरवल ये जो चीज है वो भी बढ़ गई है, पी वेव फ्लैट हो गई है। तो अब हम इसको हकीकत का जो ओरिजिनल ईसीजी है उस पर जाके देखते हैं क्या ऐसा हमें मिला। तो यहां पर भी हम V2 V3 में देखेंगे तो टॉल टेंटेड पिक्ड टी वेव बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है V3 पे। V4 पे भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसमें V3 V4 पे टॉल टेंटेड पिक्ड टी वेव मिल रहा है जो कि हाइपरकैलेमिया का क्लासिकल साइन है। अब हम हाइपोकैलेमिया को हाइपरकैलेमिया के साथ एग्जैक्टली कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो है एसटी डिप्रेशन मिला हाइपोकैलेमिया में और टॉल टेंटेड पिक्ड टी वेव है वो मिला हाइपरकैलेमिया में। तो हाइपो कम हुआ तो एसटी भी नीचे चला गया, पोटेशियम नीचे गया तो एसटी नीचे गया, और पोटेशियम बढ़ गया तो टी भी ऊपर चला गया। भूलोगे नहीं ना? यस। केपीएससी 2021 के एग्जाम में पूछा है टॉल टेंटेड पिक्ड टी वेव ईसीजी में क्या इंडिकेट करता है? तो आंसर है हाइपरकैलेमिया। यदि आप ये वीडियो देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो आपसे एक चीज मांगूंगा, प्यारा सा एक आपका सब्सक्रिप्शन और एक कमेंट। अब इसमें देखते हैं क्या चीज है। यह है साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया में क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है हमको। यहाँ पे जो रिदम है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, पी वेव होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा और टी वेव, ये बिल्कुल हर बीट पे बिल्कुल नॉर्मल रिदम में होगा। बट ध्यान रखें कि जो ब्रेडिकार्डिया है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे हार्ट रेट। आर के बीच में जो बड़े बॉक्स हैं वो यहाँ पे लगभग 6 है, तो 300 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 50 बीट्स हुआ। तो 50 बीट्स जब हार्ट बीट है वो 60 से बिलो हुआ तो वो ब्रेडिकार्डिया हुआ, और रिदम सही है तो साइनस ब्रेडिकार्डिया हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, साइनस टेकिकार्डिया। इसमें भी पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव क्लियर है। तो यहाँ पे रिदम क्लियर है, रेगुलर है, बट दोनों आर के बीच में सिर्फ 2 बॉक्स का गैप है। और अब हम क्या करेंगे, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी हार्ट रेट पता चल जाएगी जो कि इस ईसीजी में 150 आ रही है। बट साइनस टेकिकार्डिया में यदि हार्ट रेट 100 से 180 के बीच में है तो हम साइनस टेकिकार्डिया उसको बोलते हैं। तो ये आसान था, साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड साइनस टेकिकार्डिया। अगला है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर का जो ईसीजी है वो इस आरी के जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टूथ, इंग्लिश में SAW शॉर्ट टूथ। इसके दांतों जैसा ईसीजी दूर से देखने को मिलता है। अब इसका क्लासिकल साइन क्या होता है, जो आर इंटरवल है लगभग रेगुलर होता है बट पी वेव्स मल्टीपल होती है।
अब इस पी वेव को एफ वेव भी कहते हैं। क्या एफ वेव? पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितना होता है? कभी कभार 2 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस है, या फिर कभी कभार 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस है, या फिर 4 पी वेव के बाद क्यूआरएस भी हो सकता है। तो ये है एट्रियल फ्लटर। यदि हम वेंट्रिकल के अकॉर्डिंग हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसका रेट भी 100 से एबव होगा, और यहाँ पे एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का जो रेट है वो 350 से 450 के अराउंड होता है। अब देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन का मतलब हुआ कि टोटल डिसऑर्गेनाइज मैनर में। अब यहाँ पे पहली चीज की आरआर इंटरवल भी रेगुलर नहीं होगा, और दूसरा पी वेव यूजुअली काउंट करना पॉसिबल नहीं है, पर इसकी रेट 350 से 600 तक हो सकती है, और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा कार्डियोवर्शन से ही। ये एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का अर्ली टाइम है। यदि एट्रियल फिब्रिलेशन को ठीक टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाता है। तो यहाँ पे हम दोनों का डिफरेंस कैसे करेंगे कि वहां पे पहले एट्रियल फ्लटर में कोऑर्डिनेटेड था, 2 या 3 फिक्स थी, पर यहाँ पे कभी 4 बार, 5 बार, 7 बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब देखते हैं पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। काफी बार इसको एक्टोपिक भी बोलते हैं। एक्टोपिक, एक्टोपिक का सीधा सा मतलब है कि अपनी पोजीशन से हट के जगह पे खड़ा रहना। जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो फर्टिलाइज ओवम है वो यूट्रस में इंप्लांट ना होके कभी कभार फेलोपियन ट्यूब में या फिर इंट्रा एब्डोमिनल कैविटीज में भी इंप्लांट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे भी हम जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो अपनी जगह पे ना होके और पहले आ गया, प्रीमेच्योर आ गया। ये एक्चुअली आना यहाँ पे था, इसको आना यहाँ पे था तो ये रेगुलर रिदम होती, पर इस टाइम इस जगह पे ना होकर ये प्रीमेच्योर हो रहा है। अब हम इसका सब टाइप थोड़ा सा आगे टाइप डिस्क्राइब करते हैं कि बाइजेमिनी, हर एक नॉर्मल रिदम के बाद दूसरी एबनॉर्मल आ रही है, प्रीमेच्योर हो रही है, तो उसको हम बाइजेमिनी बोलते हैं। ट्राइजेमिनी में क्या हुआ? 2 नॉर्मल के बाद एक प्रीमेच्योर आ गया, 2 नॉर्मल के बाद एक तीसरा जो है, हर तीसरा कॉन्ट्रैक्शन, हर तीसरा वेव जो है वो प्रीमेच्योर है। और क्वाड्रिजेमिनी में 3 के बाद हर चौथा है वो प्रीमेच्योर है। इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जो है पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड में इस तरीके का वेव प्रेजेंट हो सकता है। अब देखते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वेव है V2 V3 में हम बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा कि पी वेव को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट पी वेव एब्सेंट होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहला ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दूसरा एंटी अरिथमिक मेडिकेशन जैसे कि अमायोड्रोन जैसा एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा, एंड थर्ड आता है कार्डियोवर्शन। यदि पेशेंट ज्यादा सीक हो रहा है, पाल्पेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे डिफिब्रिलेशन, एंड नेक्स्ट होगा सीपीआर। तो ये हो गया हमारा वीटी, जिसको वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया बोलते हैं। अगला है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसको हम वीफेब या वीएफ कहते हैं। अब ये बच्चे का साइन यहाँ पे मैंने इसलिए डाला है कि एक छोटा बच्चा जो पहले ही सीख रहा है, लिखना सीख रहा है और जैसे लाइनें करता है उस तरीके से ये लाइनें होंगी टोटली डिसऑर्गेनाइज मैनर में। यहाँ पे यूजुअली रेट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में 350 to 600 कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ये टोटली डिसऑर्गेनाइज मैनर पे है। इस केस का ट्रीटमेंट ऑक्सीजन और एंटी अरिथमिक मेडिकेशन के साथ डिफिब्रिलेशन होगा। कार्डियोवर्शन यहाँ पे आर वेव भी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कार्डियोवर्शन नहीं देते हैं, डिफिब्रिलेशन देते हैं, सीपीआर देते हैं। तो ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब आते हैं हार्ट ब्लॉक, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं। अब इसके 3 टाइप है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं। तो पहला है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव आएगा, पी आर इंटरवल लंबा होगा। अब इस केस में क्या है, हिमोडायनेमिकली काफी बार पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है देखते हैं। अब ये जैसे कि हमने फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का देख लिया कि पी आर इंटरवल बड़ा होता है, पी आर इंटरवल यूजुअल से बड़ा होता है। और ये दोनों टाइप है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और ये है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक 2 टाइप का है, पहला है वेंक बैच और दूसरा है मॉर्बिड्स 2। वेंक बैच में क्या होता है, पीआर इंटरवल बढ़ता है, ज्यादा है, और कभी कभार तो पी वेव के बाद क्यूआरएस बन ही नहीं पाता। यहाँ पे क्या हुआ कि किसी एक आध बार पी वेव के बाद क्यूआरएस नहीं बना, बट मॉर्बिड्स 2 में ये कॉमन हो जाएगा कि पी वेव तो आ रही है पर क्यूआरएस नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 पी वेव दिख रही है, इसके बाद क्यूआरएस नहीं आया, तो ये रिपीटेटिव हो रहा है। अब हम देखते हैं कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, पी वेव अपने आप में इंडिपेंडेंट एक अलग बीट हो रही है, क्यों है क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है अपने आप में इंडिपेंडेंट अलग जगह पे हो रहा है। तो इस जगह पे इस कारण में क्या होगा कि कभी कभार पी आर इंटरवल काफी ज्यादा है, कभी कभार पी आर इंटरवल कम है, क्योंकि क्यूआरएस पी को देख के नहीं आया, अपने आप में एक बीट पे आया और पी वेव अलग जगह पे बीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम डिटेल पे देखते हैं कि एग्जैक्टली ईसीजी में किस तरीके से दिखेगा। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2-3 रेगुलर हार्ट बीट के बाद एक पी वेव आई, जहां
पीआर इंटरवल तो था ही, पर एक क्यूआरएस नहीं आया, क्यूआरएस मिस कर दिया, तो ये हो गया सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। अब थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक जिसको कंप्लीट हार्ड ब्लॉक बोलते हैं, इस केस में क्या हो रहा है, क्यूआरएस यहाँ पे पी वेव बना, क्यूआरएस बना, इसके बाद पी वेव आ गया, पीआर इंटरवल बढ़ गया, तो ये इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज होगा कि पी क्यूआरएस कभी भी आ रहा है, पी वेव कभी भी आ रहा है। तो क्या हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंप्लीट हार्ड ब्लॉक है, जो एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट 100 से, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका रेट 100 से ज्यादा होता है, और हार्ट ब्लॉक में रेडी होता है। हार्ट ब्लॉक जो है उस केस में हार्ट रेट 60 से कम होती है, और एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन में 100 से ज्यादा होता है। तो ये हो गया हार्ट ब्लॉक का डिफरेंस और उन दोनों चीजों का। अब देखते हैं कि एमआई, एसटी एलिवेटेड एमआई में क्या होता है। अब नाम से पता चल रहा है कि एसटी एलिवेटेड एमआई, यहाँ पे हम V2, V3 एंड V4 में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये हो गया पी वेव, क्यूआरएस। अब एसटी एलिवेशन, जो कि एसटी यहाँ पे आना चाहिए था, वो इतना एलिवेटेड है, ये हो गया एसटी एलिवेटेड एमआई। कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है कि एसटी एलिवेशन को हम यदि देखें कि हाइपर कैलेमिया में टी वेव बढ़ रहा था, एसटी एलिवेशन जो एमआई है उसमें भी टी वेव बढ़ रहा है, तो क्या है, तो हाइपर कैलेमिया में सिर्फ टी वेव बढ़ रहा है, ध्यान रहे। और एमआई में, एसटी एलिवेटेड एमआई जो है उसमें क्या है, एस एंड टी दोनों ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एस जो है वो यहाँ आना चाहिए था, वो एस टी एलिवेशन है, जबकि इसका एस ठिकाने पे है, सिर्फ टॉल टेंटेटिव पीक वेव है।